जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एक शानदार, बेहद खूबसूरत अंदाज में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए, और जिस सपने में बहुत सारी बातें समाहित हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आशा करता हूं उसको पूरा करने के लिए आप बिल्कुल जी जान से लगे हुए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप अवश्य ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, छोड़, हेल्थ वेल्थ का चक्कर छोड़ दे, अपना सारा समय पढ़ाई पे बिता देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि पढ़ भाई, 14 15 16 घंटे पढ़। देखिए, 16 घंटे पढ़ना प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपके स्तर पे आप 10 12 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है। 10 12 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। आप 10 तक पढ़ लीजिए, बिल्कुल सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। साथ ही हेल्थ का भी ख्याल रखिए, प्रॉपर आप नींद लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो शरीर अपने आप को बीमार करेगा, 6 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करा लेगा, मस्त रेस्ट लेगा, फिर हमारी सारी चीज़ों की रिदम टूट जाती है। इसलिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। तो देखिए, वहाँ पे डला हुआ है मैग्नेटिज्म टॉपिक में, उसे मैं चेंज करा दूंगा। आपको पता है मैग्नेटिज्म तो खत्म हो गया था। आज हम लेंस और मिरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसकी बहुत सारे भाई बहनों की बहुत दिन से तमन्ना थी। तो आइए सभी एक बार बताइए आप सबके हालचाल, फिर हम शुरू करें ऑप्टिक्स यानी प्रकाशी के हालचाल। सभी बताओ आज। आज मैं सबके हालचाल पूछ के फिर क्लास शुरू करूंगा। तो निक्की कुमार है हमारे साथ, गुड इवनिंग। मुस्कान है, नमस्ते जी। सामंत भाई हैं, सुमन भाई हैं, रंजीत जी हैं, करण है हमारे साथ। गुरुजी, मुझे बुखार हो गया है, मन नहीं लग रहा है। वही तो, ये बुखार उखार तो खैर चलो, ऐसी चीज़ें हैं कि मौसम बदल रहा है, हो भी सके फिर भी अपने आप को कोशिश करिए बचाने की, क्योंकि बुखार उखार होने पे किसी काम का मन तो करता है नहीं, ना किसी से बात करने का मन करता। नमस्ते जी, नमस्ते। नहीं राहुल, वॉइस बिल्कुल ठीक है। एक बार अपने फ़ोन में बैक करके दोबारा क्लास चला लो, आप एप्लीकेशन से बाहर आके दोबारा चला लो। गुड़िया प्रीति, गुड इवनिंग। जय हिंद भाई। इंजाम शंकर आलोक, गुड इवनिंग, नमस्कार। मज़ा आया है, चलो बहुत बढ़िया। मेरे हालचाल बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सभी भाई बहन एकदम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए जी, फिर शुरू करते हैं आज का कार्य, आज की व्यवस्था बिठाते हैं। तो चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। पढ़ना है लेंस के बारे में, मिरर के बारे में। अब देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि मैं मानता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा तो कन्फ्यूजन्स होते हैं हमें। उसके बाद इसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। समझने बैठ जाए तो समझने में बड़ी तकलीफ आती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, ये हमारी पूरे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो जिस तरह से हमने बहुत शानदार शुरुआत की और जितने सारे चैप्टर हमने अच्छे तरीके से सीखे, जैसा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा, जो विश्वास मैंने आपका कमाया, मैं आशा करता हूँ, कोशिश करूँगा, पूरा दम लगा दूंगा कि वो विश्वास इस चैप्टर में भी आपके में कायम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रकाशिकी को। प्रकाशिकी, सारा का सारा चैप्टर आधारित है प्रकाश पर, यानी कि लाइट पर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रकाश यानी कि लाइट। और भैया मैं यहाँ आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे ये दिखाएं कि हाँ आप रिवीजन करते हैं। तो मुझे बताइए कि तरंग वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कि प्रकाश कैसा होता है, बताइए। अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, आपको याद है? प्रकाश एक, मैंने क्या पढ़ा था? प्रकाश एक, बताइए तब कंप्लीट करूंगा। ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, बताओ। अभी चेक हो जाएगा आपका रिवीजन। बहुत कहते हो ना रिवीजन रिवीजन करते हैं। बताइए कि प्रकाश एक कैसी तरंग है। चलिए, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आपसे पढ़ के इंडियन आर्मी में हुआ था, पर रेस में रह गया। विशाल, कोई बात नहीं बाबू। देखिए, कुछ चीज़ें नियति भी तय करती है। इसका आंसर करिए जल्दी से, मैं रिवीजन चेक करना चाह रहा हूँ आपका। कुछ चीज़ें नियति भी तय करती है। आप बस अपनी मेहनत पे लगे रहिए, ज़बरदस्त मेहनत करिए। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हम जब 90 95% मेहनत कर लेते हैं ना, तो भाग्य जैसी चीज़ के नाम पे भी 5% छोड़ दो। डेस्टिनी के नाम पे जिसको आप कहते हो, ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कुछ लिखा है, वो नसीब वसीब, तब 5% पे छोड़ दो। लेकिन वो तब छोड़ो जब 95% मेहनत कर चुके हो। अगर कट ऑफ गई है 80, आपके नंबर है 79, तो आप कह सकते हो कि मेरा नसीब थोड़ा ठीक नहीं था, अगली बार अच्छा हो जाएगा। अगर कट ऑफ गई है आप 80, आपके नंबर ही है 30, तब नसीब के लिए मत कहेंगे आप। तो कुछ चीज़ें ना नियति भी तय करती है, ऐसा मान लो। डेस्टिनी भी, ऊपर वाले के भी कुछ प्लान्स होते हैं आपको लेके, तो वहाँ जो जो जहाँ भेजना चाहेगा वो आप चले जाएंगे, अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम अच्छा आया है। अनुप्रस्थ, भैया एसी थोड़ा बढ़ा लो। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया आंसर आया आपका। तो सवाल यही आएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है? एक अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ तो क्यों है? क्योंकि ये ऐसे चलती है। लेकिन अगर मैं पूछूं यांत्रिक, अयांत्रिक,
तो आपको शायद याद आ जाना चाहिए, अगर याद आ गया हो तो यस बोलना, कि ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर एक अयांत्रिक तरंग है। तो आप कहोगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंग है। ये दोनों बातें प्रकाश से संबंधित पूछी जाएंगी। यानी कि लाइट, आप कहेंगे लाइट लाइट इज अ ट्रांसवर्स लाइट इज अ ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंग है। ठीक, दो बातें पूछी जाएंगी। एक बात पूछी जाएगी कि बताइए तरंग का प्रकाश का वेग कितना होता है। तो आप कहेंगे जी प्रकाश का वेग, यानी कि वेलोसिटी कह दो या स्पीड कह दो, कोई बात नहीं है। अगर आप चाल पढ़ते हैं तो चाल पढ़ लो, वेग भी कुछ गलत नहीं है। जिन्होंने लिख लिया लिख लो। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं जी मैंने तो चाल पढ़ा था। प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कभी कभी लाख में करोड़ में भी बोल सकता है। तो लाख और करोड़ में याद रखना कि कैसे लिखा जाएगा। देखो इस बात को लिखने का मतलब आप ये लिख रहे हो, आपको कंफ्यूज कैसे करेगा वो, भाई इसका मतलब क्या है, 3 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मीटर पर सेकंड में आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। किसमें, मीटर पर सेकंड में। बट अगर किलोमीटर पर सेकंड में बदलोगे, देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से भाग दोगे तो 3 जीरो भेंट चढ़ जाएंगी। तो 3 जीरो के अलावा जो भी बचे लिख दो। कितनी जीरो बचेंगी, 5, 1 2 3 4 5। तो ये बच जाएगा आपका किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कितना पढ़ोगे इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि यूनिट क्या दी हुई है, किलोमीटर में 3 लाख और मीटर में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये होती है प्रकाश की चाल। अब सवाल आएगा कि क्या प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। चलो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। प्रकाश और ये जो चाल है ना, ये निर्वात में ही होती है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। बताओ ये सही बात है कि गलत बात है। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है, यानी कि लाइट कैन प्रोपगेट लाइट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम। बोलो, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है या नहीं। बहुत बढ़िया, राधे शुभम ने पहले ही आंसर दे दिया, अंशु ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड, कि जी हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। इस बात को हम पहले भी पढ़ते आए हैं। इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ना कोई सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड, ना गैस, टक्क से निर्वात में चलेगा। यानी जहां ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, प्रकाश वहां झमाझम चलेगा। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में हमें कितनी घटनाएं पढ़नी है, तो 1 बाय 1 लेकर चलते रहो। इस पूरे चैप्टर में हमें 6 घटनाएं पढ़नी है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली घटना लिखो, प्रकाश की जो घटना होती है, प्रकाश से संबंधित घटना होती है, यह है आपका रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। जो प्रकाश की घटनाएं हैं उनमें सबसे पहली घटना आती है आपकी रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है, परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ेंगे, लेकिन 1 बाय 1 अब सुनो। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो क्या परावर्तन प्रकाश से ही संबंधित है, क्या ये लाइट के लिए ही रिजर्व है, नहीं, लाइट के लिए रिजर्व नहीं है। अब तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर इसका कोई और मात्रक होता है क्या, भाई किसका, अजय यादव प्रॉपर पूछो, किस चीज का मात्रक, इसका किसका। अब देखिए परावर्तन शब्द क्या प्रकाश के लिए ही है, नहीं, परावर्तन किसके लिए है। देखो मान के चलो कि जहां जिस बिल्डिंग में मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ, एक कमरे में मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और इस कमरे के बाहर है पानी, ये मान लो, और इस कमरे में क्या है, हवा। अब एक बात बताओ कि मैंने एक बॉल उठाई और बॉल को मैंने दीवार में मारा, तो क्या बॉल दीवार में से पार चली जाएगी,
बिल्कुल नहीं जाएगी। वो वापस बॉल दीवार से टकराएगी और वापस आ जाएगी, यानी कि हवा से गई और टकराने के बाद हवा में आ गई। इस चीज को बोलते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जिस माध्यम से जाए फिर किसी से टकराए और वापस उसी माध्यम में आ जाए। देखो अगर दीवार से पार चली जाती तो हम कहते हैं कि हवा से पानी में चली गई तो माध्यम बदल गया, मीडियम चेंज हो गया, लेकिन यहाँ मीडियम नहीं चेंज हुआ। अब ऐसे ही लाइट है, अगर लाइट को मैं इस दीवार पर मारूंगा तो लाइट भी अंदर पार नहीं जाएगी, लाइट भी वापस लौट के आ जाएगी दीवार से टकरा के। लाइट का भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का एक माध्यम से जाकर किसी वस्तु से टकराकर दूसरे उसी माध्यम में लौट आना, ठीक है, ये कहलाता है परावर्तन। तो आप कहेंगे परावर्तन की डेफिनेशन कि प्रकाश का टकराने के पश्चात, प्रकाश का टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में, अपने ही माध्यम में वापस लौट आना। प्रकाश का टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट आना, यानी कि कमिंग बैक ऑफ लाइट, कमिंग बैक, कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कोलाइडिंग कह दो, स्ट्राइकिंग कह दो, आफ्टर स्ट्राइकिंग, कि टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट आना, बाउंसिंग बैक होना। बहुत बढ़िया बिरमानी पटेल, गजब एकदम। तो ये हो गया भैया रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक बात बताओ मुझे कि जैसे मेरे पास एक ये चीज है, ये देखिए, ये दोनों तरफ से आर पार है। अगर मैं इधर से टॉर्च जलाता हूं तो क्या टॉर्च की रोशनी इससे टकरा के पार नहीं निकल जाएगी? आप कहोगे 100% निकल जाएगी। तो यहां परावर्तन नहीं हो सकता है, और इसको कहते हैं हम लेंस। जिसमें से आर पार दिख जाए उसको कहते हैं लेंस। तो लेंस में से परावर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि लेंस की एक साइड पे पॉलिश लपेट देता हूं, और देखो वो क्या बन जाता है। ये है, ये बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। ये है, मान लो मैंने इसकी एक साइड पे पॉलिश लपेट दी है, मतलब मैंने इस पे कलाई कर दी। ये मान लो जो पुताई होती है ना, पुताई कर दी। पुताई किसकी करते हैं? वो फेरस ऑक्साइड की पुताई करते हैं, लिखवा दूंगा। मैंने पुताई कर दी इस पे। अब पुताई करने से क्या होगा कि जब लाइट इधर से डाली जाएगी तो वो पार नहीं निकलेगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इसको बोलते हैं दर्पण। तो अगर मैं ये लिखूं कि परावर्तन दर्पणों से होता है, तो बताइए क्या कोई किसी को समस्या है इसमें? हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली देख देख के चलेंगे। मैं लिखता हूं कि परावर्तन किससे होता है। अब देखो, परावर्तन तो वैसे किसी से भी हो जाएगा, भाई किसी भी चीज से टकरा के लौट आएगा, लेकिन सारा प्रकाश टकरा के नहीं लौट के आएगा। मान लो टॉर्च तुमने जलाई तो ये दीवार आधे प्रकाश को तो सोख लेगी, थोड़ा सा प्रकाश वापस लौट आएगी, लेकिन ये सारे प्रकाश को लौटा देता है। तो हम बेसिकली कहते हैं कि परावर्तन जो है, परावर्तन किससे होता है? परावर्तन दर्पण से होता है, परावर्तन दर्पण से होता है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अकर्स, अकर्स फ्रॉम मिरर्स। यानी कि ये समझो कि भाई दर्पण का संबंध परावर्तन से है, रिफ्लेक्शन से किसका संबंध है? दर्पण का। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? अगर ना हो तो फिर थोड़ा सा दर्पणों की गहराई में चलते हैं। एक बार बता दीजिए, हाँ भैया मुझे समझ में आ गया। ठीक है जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, दर्पण भी बहुत सारे तरह के देखते हो तुम। कहीं देखते हो सीधा दर्पण, भाई जो हमारे घर में दर्पण लगा है, जिसमें हम स्कूल जाने के लिए जब, या कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए सुबह सुबह उठते हैं और जल्दबाजी में नहा तो पाते नहीं है, मन नहीं करता नहाने का, पॉलिश मार ली और देखते हैं कैसे लग रहे हैं हम। तो वो भी एक दर्पण है, वो बिल्कुल सीधा सीधा है। ये कैसा है? ये गोलम गोल है। तो आओ जरा देखें दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो लिखो दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ
मिरर, दर्पण के प्रकार। आओ जरा एक बार देख लें कि क्या प्रकार होते हैं दर्पण के। तो देखिए दर्पण दो तरह के होते हैं, या तो आपको मिलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे दर्पण या मिलेंगे गोल दर्पण। तो सीधे दर्पणों को जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसा आपने घर में लगा होगा, अगर सीधा वाला लगा है तो उसको बोलते हो हम समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। ठीक है। और जो दर्पण आपका गोल होते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में है, इनको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण और फिर पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पणों को, यानी स्फेरिकल मिरर को। तो सबसे पहले समतल दर्पण में देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है। अच्छा चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा। आप तो नीचे ही हेडिंग डाल लेना इसके, आप हेडिंग डालना समतल दर्पण नंबर 1, समतल समतल दर्पण, उसी के नीचे हेडिंग डाल लेना, यानी कि प्लेन मिरर। मेरी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाएगा तो मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा लेता हूँ। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। देखिए क्या होता है प्लेन मिरर। भाई ये आपके घर में एक शीशा अवश्य लगा होगा इस तरह का, ये आओ भाई इधर, इस तरह। तुम काहे को नाराज हो रहे हो भाई। ये देखो इस तरह का एक दर्पण आपके घर में अवश्य लगा होगा, ठीक है, जिसपे पीछे हो रही होगी कलई, पॉलिश होगी। चलो इस पॉलिश का भी नाम लिखे लेते हैं। ये जो येलो येलो कलर की पॉलिश होती है, ये पॉलिश होती है आपकी फेरस ऑक्साइड की। आप लिख देना फेरस ऑक्साइड की पॉलिश होती है, यानी कि ये पॉलिश होती है लोह ऑक्साइड की। अब देखिए इस पे क्या होता है कि अगर मान लो इसके सामने रोशनी आके पड़ रही है, इस पे रोशनी आके पड़ रही है। रोशनी का मतलब क्या है, रोशनी का मतलब है बहुत सारी किरणें, अनंत किरणें, लेकिन मैं सिर्फ एक किरण को उठा के देखता हूं। जैसे ये एक किरण है, अरे वो किरण नहीं है, किसी को याद तो नहीं आ रहा कुछ। एक रे को उठा के देखता हूं, एक रे इस पे डलती है और टकरा के ऐसे चली जाती है। तो देखो जो किरण आके पड़ती है, ये आके पड़ी इस पे, विज्ञान की भाषा में इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। ठीक है, विज्ञान कहता है इसको आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो किरण टकरा के लौटी है, परावर्तित होके लौटी है, इसको बोलता है विज्ञान परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और देखो अगर इस दर्पण पर, जैसे दर्पण है, मान लो मेरे पास ये दर्पण है, अगर इस पे मैं बीचों बीच में, अगर बीचों बीच में ऐसे एक लाइन खड़ी कर दूं, एक ऐसे लाइन खड़ी कर दूं, ये बिल्कुल बीचों बीच में, तो इस लाइन को बोला जाता है अभिलंब। बस इनके नाम याद रख लो, इसको बोला जाता है अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, इसको बोला जाता है नॉर्मल। इनके नाम ऐसे याद रखो। अब सुनो कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को हम दिखाते हैं आई से, और इस कोण का नाम होता है, कोण आई का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल आर होता है, ये होता है परावर्तन का कोण। ठीक है, परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे कह दो। इंसिडेंट एंगल हो गया, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ इन दोनों कोणों के नाम याद रखो। अब देखो पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाता है एक परावर्तन का नियम। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परावर्तन का नियम क्या है, यानी कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ये होता है परावर्तन का नियम। ठीक है, तो पेपर में यहां से सवाल बनेगा कि परावर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। सिर्फ बाकी तीन ऑप्शन कुछ भी हों,
एक ऑप्शन ये होगा, आपको पहचानना है, टिक लगा देना है। क्या आपको समतल दर्पण में कुछ कहानी समझ में आई कि कैसे किरणें आएंगी जाएंगी, कौन क्या एंगल होगा? अच्छा, आर कौन सा होगा? आर होगा ये वाला एंगल जो परावर्तित किरण के साथ बनाएगा आर। क्या इतना कह दोगे आप कि हाँ भैया जी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, खत्म, बस इतना सा सवाल आएगा। चलो भाई बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, परिभाषा लिख दीजिए। परावर्तन का नियम क्या कहता है, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखते हैं, देखो अगर आपको वेबकार में नोट्स ज्यादा भरने हैं तो मैं भरवा दूंगा, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वैसे आप कहोगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अगर आपको कॉपी भरनी है तो भर लो भाई, कुछ परिभाषा के दीवाने हैं, लिख लो, ये लो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हालांकि ये समय और एनर्जी की वेस्टेज ही है, परावर्तन के बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लो जी, परिभाषा के दीवानों के लिए मैंने ये परिभाषा लिख दी यहाँ पे, ठीक। कुछ नहीं याद रखना, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, इसमें कुछ भी नहीं समझना है, समझना तो कुछ है ही नहीं, समझाया मैंने कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि भैया ये दोनों कोण बराबर होंगे, बस ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक। चलो अब देखिए सवाल आता है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनना है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, सवाल ये आता है। देखो हेडिंग डालिए, समतल दर्पण से, समतल दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। देखो ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है इस तरीके से, ये। अब आपसे देखो सवाल क्या पूछा जाएगा इसमें, आपसे इसमें सवाल पूछा जाएगा कि जो इसमें इमेज बन रही है, भाई जैसे मान के चलो आप इस दर्पण से, ये यहाँ पॉलिश लगी हुई है तो डेफिनेटली आप इधर की साइड से देखेंगे, यहाँ खड़े हुए हैं और अपने बालों में हाथ मार रहे हैं, ऐसे कर करके मस्त तरीके से देख रहे हैं ना। दर्पण का मात्रक बताओ, परवीन भाई, मेरे भाई क्या सवाल पूछ रहे हो आप। दर्पण देखो राशियों के मात्रक होते हैं, आप कहो मुझसे प्रकाश के वेग का मात्रक बताओ, मैं बता दूंगा प्रकाश का मात्रक क्या होता है, मैं बताऊंगा कि चलो परवीन का मात्रक बताओ, बताओ परवीन का मात्रक क्या होगा। परवीन के भार का मात्रक हो सकता है, आप न्यूटन कह दो, किलोग्राम कह दो। परवीन की लंबाई का मात्रक हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट। मैं कहूँ परवीन का मात्रक बताओ, तो प्रकाश का कोई मात्रक नहीं है, प्रकाश के वेग का मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है ना। चलो तो एक व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा हुआ है, अब उसको अपना प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, दर्पण से उतना ही पीछे दिखाई देगा, जितनी दूरी पर वो खड़ा है लगभग उतना ही पीछे दिखाई देता है कि नहीं। ऐसा लगता है ना जैसे दर्पण में हम आगे खड़े हुए हैं, उतनी ही पीछे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, मतलब हमारे जैसा दूसरा बन रहा है, तो उसको कहते हैं हम प्रतिबिंब। ये वस्तु है, ये मान लो वस्तु है, ये है आपकी इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, वस्तु को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है, ये प्रतिबिंब वर्चुअल है या रियल है। तो आप मुझे बताओ कि आप तो हो लेकिन अंदर क्या आपके जैसा एक्चुअल में कोई है, आप कहोगे नहीं, वो तो केवल मुझे आभास हो रहा है।
वो तो वर्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। समतल दर्पण एक वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, यानी कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब होगा वर्चुअल। ठीक है, ऑप्शन में होगा कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी या वास्तविक, या आभासी वास्तविक दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे जी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बी बात पूछी जाएगी कि बताओ समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है, साइज होता है, वो तुम्हारे ही जितना होता है, वस्तु जितना ही होता है, या उससे छोटा या बड़ा होता है। तो देखो समतल दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, आपको अपने जितना ही साइज का अंदर इमेज दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा, दूसरा व्यक्ति दिखाई देगा, तो समान आकार का बनता है। अगर मैं इस बोतल को देखूंगा प्रतिबिंब में, तो ये बोतल का सेम साइज दिखेगा मुझे, ना छोटा दिखेगा ना बड़ा दिखेगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समान आकार का दिखता है। ठीक है, इसके पास कोई ताकत नहीं कि ये उसको छोटा या बड़ा कर सके, सेम साइज का। ठीक है, अब देखिए सी, देखो आप, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से, वो उतनी ही होती है जितनी वस्तु की दूरी है। अगर मान लो वस्तु 4 सेंटीमीटर पे है या 40 सेंटीमीटर पे है, तो क्या प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर पे बनेगा? आप कहोगे बिल्कुल उतनी ही अंदर आपको प्रतिबिंब नजर आता है। तो आप कहोगे दूरी कैसी रहेगी भैया जी, समान दूरी नजर आएगी, यानी कि सेम डिस्टेंस नजर आएगी। अब देखो एक बात उठती है कि ये सीधा बनता है उल्टा, आप टक से जवाब देते हो भैया उल्टा बनता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा या उल्टा? भैया उल्टा बनाता है। सुनो, इसका मतलब तो ये होना चाहिए, भैया रिमोट दिखाना इसी का, इसका मतलब तो देखो ये होना चाहिए कि देखो पहले उल्टे की परिभाषा समझो क्या है। ये एसी का रिमोट अभी कैसा है, सीधा, अब कैसा है, उल्टा। इसका मतलब अगर मैं सीधा रिमोट ऐसे पकड़ के दर्पण के सामने ले जाऊंगा, तो दर्पण में तो मुझे उल्टा दिखना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं। आप पता है उल्टा किसको कह रहे होते हो? आपका मतलब होता है कि अगर आप, मैं दर्पण के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा लेफ्ट शोल्डर राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, ऐसे ही तो नजर आएगा। तो वो उल्टा नहीं होता है। उल्टा तो ये होता, मैं दर्पण के सामने खड़ा होता, मेरी मुंडी नीचे दिखती, पैर ऊपर उठ जाते, ऐसे थोड़ी दिखता है यार। ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। तो आज के बाद पूरा बोलना, उल्टा मत बोलना, आप बोलना भैया जी ये होता है पार्श्विक उल्टा। ठीक है ना, तो उल्टा शब्द बुरा मान जाएगा। आप कहना भैया ये होता है पार्श्विक उल्टा, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड। कैसा होता है ये? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड पार्श्विक उल्टा ये होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर 4 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 4 तरह की इमेज बनती है, और ये चीजें आपसे ऑप्शन में पूछी जाएंगी। कोई सी भी एक बात इनमें से पूछ ली जाएगी। तो बताइए, पूछा जाएगा कि बताओ समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, समान आकार का बनाता है? आप कहोगे जी समान आकार का बनाएगा। ठीक है, नहीं बीरबल, जो आपको लिखवाया है वो एग्जैक्ट है भैया जी। तो बताएंगे कि हाँ इतना समझ में आ गया, अब आप हमें आगे लेकर चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल मधु, बहुत बढ़िया, लेटर उल्टे दिखते हैं एम्बुलेंस पर, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, पार्श्विक उल्टा मतलब। सर समझ नहीं आ रहा, दरोगा की तैयारी करूँगा, एसएससी जीडी की। देखो भाई, जिसका एग्ज़ाम पहले है आप उसकी तैयारी कर लो। मैं तो ये कहूँगा कि जो बेरोजगारी का आलम है ना, मानता हूँ हो सकता है आपका सपना हो दरोगा बनना, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें आप ये मत सोचो कि मुझे पहले दरोगा ही बनना है। पहले आप एक नौकरी लो, मैं हर एक भाई बहन से कहूँगा, पहले आप एक नौकरी का टारगेट रखो कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उससे क्या होगा, आपका मेंटल प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी होती है, ये है वो है, वो सब दूर हट जाएंगी। फिर आप उसमें से समय बचा बचा के अपनी तैयारी आगे कर लेना। कोई भी जॉब ऐसी नहीं जिसमें आपको समय ना मिले, समय सब में मिल जाता है, किसी में थोड़ा किसी में कम। बट एक बार आप अगर कोई सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं, कोई भी सी भी, चाहे चपरासी की निकालो, क्योंकि चपरासी के पेपर भी आसान नहीं आते, तो मैं मानता हूँ आपका स्तर एक बहुत अच्छा बन चुका है, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर है, बस आपको हल्का हल्का रिवीजन ही तो करना है, वो करते रहेंगे। पार्श्विक उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड, भैया ये लेटरली इन्वर्टेड बनता है। चलो ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
तो समतल दर्पण को हमने अच्छे से समझा, अब समझेंगे हम गोलीय दर्पण को, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो नंबर 2 लिख के लिखेंगे आप गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर को हमने आज तक बहुत रटा, लेकिन आज हम इसको रटेंगे नहीं, इसको देखेंगे। देखो ये है मेरे पास 2 स्फेरिकल मिरर। देखो दोनों पे पीछे पॉलिश है, ठीक है, दोनों पर पीछे पॉलिश है और इधर की साइड आप इस पे प्रकाश डाल सकते हो, इधर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है। अब अगर आप इनको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि देखो ये वाला जो है ना, ये अंदर से थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, और ये वाला यहां से उभरा हुआ है, ठीक है। पहले इतना देख लो। अच्छा देखो, एक बात और दिमाग में यहाँ आती है, आप ये कहोगे कि भैया ये अंदर से दबा हुआ है, अगर ये इधर से दबा हुआ है तो इधर से उभरा हुआ भी तो है। मैं कहूँगा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम हमेशा उस सतह के बारे में बात करते हैं जहां पर प्रकाश आकर इमेज बना सके। क्या बताओ, इधर प्रकाश आके कोई इमेज बनाएगा? नहीं, इधर तो पॉलिश है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम की है ये वाली सतह। तो हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। कि भाई हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि जो दर्पण अंदर से दबे हुए होते हैं, जो दर्पण अंदर से दबे हुए होते हैं वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे ही ये बीच में से उभरा है, ये तो अंदर से दबा है और ये अंदर से उभरा हुआ है, यानी बीच में से उभरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। अब चलो ये तो देख लिया आपने, लेकिन इनका डायग्राम कैसे बनाते हो तुम पता है क्या डायग्राम बनाते हो? तुम कहते हो जी 2 तरह के होते हैं। देखो ये होते हैं 2 तरह के, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। और तुम बनाते हो डायग्राम, अवतल के नाम पर तुम डायग्राम बनाते हो ऐसे करके कि ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये है आपका अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण के नाम पे कैसे प्रतिबिंब बना देते हो? आप बना देते हो ऐसे करके कि इधर पॉलिश कर दो, ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। अब बहुत सारे भाई बहनों को तो दरअसल इनमें फर्क भी समझ नहीं आता कि यार लग तो दोनों एक जैसे ही रहे, फिर एक उत्तल एक अवतल क्यों है? समझो, देखो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अंदर से दबा हुआ है, ठीक है, ये अंदर से दबा हुआ है। अब मैं देखो, ये इसका वो सरफेस है जिस पर लाइट डल सकती है, और ये इसका पॉलिश वाला सरफेस है। ये लाइन खींचने का मतलब होता है पॉलिश वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे बनाऊं, अब मैं ऐसे तो छाप नहीं सकता इसको, ऐसे बनाऊंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये जो इमेज आप बनाते हो ना, ये किसी दर्पण की ऐसे बनाते हो। तो ये दर्पण कौन सा है? बीच में से दबा हुआ है, इधर की तरफ लाइट पड़ रही है, तो मैं इस हिस्से को इधर रख के अगर ऐसे बनाऊं भी इसको, तो कैसे बनाऊंगा कि भाई ये हिस्सा अंदर दबा है और ये हिस्सा ऊपर उठा है, यहां से ये इमेज बनती है। अब इसको बिल्कुल तुम ऐसे देखो, ऐसे, तो ऐसे तुम्हें क्या नजर आएगा? सिर्फ इतना इतना हिस्सा नजर आएगा जिसमें ये हल्का सा बाहर निकला है और ये हल्का सा अंदर दबा हुआ है। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, ये है आपका बाहर निकला हुआ दर्पण, इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसको ऐसे बनाओगे, मतलब पॉलिश वाले सरफेस को इधर की साइड अगर रखोगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे करके यूं यूं, तो ये हिस्सा उभरा हुआ होगा, ये हिस्सा अंदर दबा हुआ होगा, है ना। तो ऐसे देखोगे तो सिर्फ कितना दिखाई देगा? आप कहोगे भैया जी मुझे दिखाई देगा ये हिस्सा जिसमें ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ, मतलब जिधर प्रकाश डालोगे वो उभरा हुआ है, जिधर प्रकाश डालोगे वो उभरा है। ऐसे बनते हैं ये डायग्राम। आ गई आपको बात समझ में कि एक्चुअल से कैसे इसको रिलेट करोगे? अब आपको ये केवल ये लाइन नहीं दिखेंगी, जब भी ये डायग्राम बनेंगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएंगे, ठीक है। चलो भैया, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब अब देखिए, अगर आप इस दर्पण पर प्रकाश डालोगे तो ये इसका गुण है, कोई ये मत कहना कि ऐसा क्यों करता है, ये इसका अपना गुण है, इसका अपना नेचर है। भाई कोई आदमी बुरा है, आप कहोगे क्यों बुरा है? भाई उसकी नेचर है। कोई आदमी अच्छा है, भैया क्यों अच्छा है? अरे भाई उसका अपना नेचर है। तो ये दर्पण क्या करता है कि अगर तुम इसको ऐसे रखोगे, ये वाला है ना, और इधर से लाइट डालोगे तो ये किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा, ठीक है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। तो ये क्या करेगा कि इन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा यहां। अब हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण तो किरणों को इकट्ठा करता है, इसका मतलब ये कैसा दर्पण है? ये है अभिसारी दर्पण। हिंदी शब्द इकट्ठा करने का मतलब होता अभिसारी, हिंदी में अभिसारी का मतलब क्या होता है? जो इकट्ठा करे।
तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण। यानी कि इसकी नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, इंग्लिश में कह देंगे कन्वर्जिंग। सवाल आएगा निम्न में से कौन एक अभिसारी दर्पण है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। आप कहोगे जी अभिसारी दर्पण तो अवतल है। क्लियर है? अच्छा, आगे ये क्या करता है, ये आने वाली किरणों को, अपने ऊपर जो किरणें पड़ेंगी ना, उनको बिखेर देगा, ऐसे ऐसे करके सारी दिशाओं में बिखेर देगा, इससे टकराएंगे और ऐसे सारी दिशाओं में बिखर जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। तो ये हो गया अपसारी। देखो अप माने होता है बुरा, तो बुराई तो है, किरणों को बिखेर रहा है। इसके बारे में ऐसे सोचो, आपको ना और चीजें याद रखने में हेल्प मिलेगी कि यार ये तो ना आने वाले लोगों को बिखेर रहा है, लोगों के दिलों को मिलने नहीं दे रहा है, तो ये बुरा दर्पण है। ये लोगों के दिलों को मिला रहा है, तो ये अच्छा दर्पण है। ऐसे इमेज बनाओ तो बहुत सारी चीजें आपको और याद करा दूंगा मैं ट्रिक से। तो आप कहोगे कि ये है एक अपसारी दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायवर्जिंग, कि ये कैसा है, ये है डायवर्जिंग मिरर। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? जरा बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि कौन सा अभिसारी है और कौन सा अपसारी है। और मैं ये बात याद रख लूंगा कि अपसारी उत्तल है और अभिसारी अवतल है, यानी डायवर्जिंग कॉन्वेक्स है और कन्वर्जिंग कॉनकेव है। एक सवाल आपका यहां से बन जाएगा। जरा बताइए कि हाँ मुझे इतना समझ में आ गया। अगर आ गया तो थम्स अप करें, इजाजत दें आगे बढ़ने की, और नहीं आया है तो फिर पूछिए क्या समस्या है। एक बार सभी दोस्त सहमति देंगे कि हाँ जी मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। चलो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप पढ़ाओ भाई शरद बाबू। मेरा तो बड़ा मन है कि आप सभी के बीच में मैं रहूं, लेकिन समय का अभाव है, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब है, उसके साथ 4 क्लास मैनेज करना पहले ही मुश्किल हो रहा है, तो 5वीं क्लास का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अभी भी 4 क्लास चल रही है, आपकी खत्म होते ही फिर दूसरे बैच में शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया, मुझे अच्छे से ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखो, जैसे आपसे पूछता है कि अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं जो प्लेन मिरर से बनती है, ऐसे ही यहां से पूछेगा। तो पहले तो देखो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाई देता हूं, फिर मैं आपको उनको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। आप अगर सभी घर में हैं तो एक चम्मच ले लो, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराता हूं, आपको मजा आएगा। तो हम दोनों तरह के दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण पढ़ेंगे। इधर हेडिंग डाल लो अवतल दर्पण, एक चम्मच ले लो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कौन केव मिरर, और इधर ले लो आप उत्तल दर्पण यानी कि कौन वैक्स मिरर। ठीक है, चम्मच सबने ले ली। अब सुनो भाई, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है जब आप किसी भी दर्पण के दबे हुए सिरे में देखते हैं। तो चम्मच आपकी ऐसे होगी है ना, तो चम्मच के इस वाले हिस्से में देखना, दबे हुए हिस्से में देखो, ये है मेरे पास एक अवतल दर्पण। अब चम्मच के दबे हुए हिस्से में आप देखो, आप इसको अपने नाक के पास लेके जाओ, जैसे मैं इसको अपने नाक के पास लेके जाता हूं, तो मैं देख पा रहा हूं इस दर्पण में, हो सकता है आपको भी नजर आ जाए, अगर कैमरे में नजर आ पाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो आपको शायद नजर आ रहा होगा, सामने आपके कमेंट देखो, ये कमेंट नजर आ रहा है, कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। ये सामने ना एलईडी लगी हुई है जिसमें कमेंट चल रहे हैं। अब देखो ये एलईडी कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, और देखो इसमें कितनी बड़ी नजर आ रही है, यहाँ के खत्म हुई है। तो आप देखो ना कि जब ये दर्पण वस्तु के बहुत पास रहता है, आप इसको अपनी नाक के पास रख के देखो चम्मच को, आपको दिखेगा आपकी नाक आंख देखो, जैसे मुझे तो बड़ी बहुत बड़ी नजर आ रही है, और सीधा नजर आ रहा है, आपका चेहरा बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा है। सीधे उल्टे का मतलब वही है, सीधे का मतलब ये है और मेरे लिए उल्टे का मतलब ये है। ठीक है, तो सीधा नजर आ रहा है मतलब ऊपर की तरफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये यहां बिल्कुल ऊपर की तरफ ही मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के बहुत पास है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्लियर बात है मेरी? मैं सारी चीजें अभी लिखूंगा। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा पीछे हटाना शुरू कर दीजिए। जैसे देखो मैं पीछे हटाता हूं, मैं पीछे हटा रहा हूं, तो अब क्या हो रहा है कि मेरा जो इमेज है वो छोटी बनती चली जा रही है। अगर आपका हाथ यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाए तो किसी भाई बहन को पकड़ लो और उसको कहो पीछे करो इसको, तो आपको तो धुंधला धुंधला दिखेगा, क्योंकि वो बड़े दर्पण में क्लियर दिखता। आप मेरी बात मान लो कि जब आप इसको आप पीछे करोगे ना, तो जैसे देखो मेरे दर्पण में क्लियर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप बाद में देख लेना कभी। तो ये क्या होता है ना कि नाक
कि जो इमेज है वो नाक के भी साइज से छोटी होनी शुरू हो जाती है और एक समय के बाद उल्टी इमेज बन जाती है इसमें। आप देखो, अगर आपको दिख जाए तो देखो, इतनी दूरी पर मेरा चेहरा पूरी तरह से उल्टा इसमें दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दर्पण वस्तु से दूर है तो ये वस्तु की छोटी इमेज बनाएगा और उल्टी इमेज बनाएगा। यानी कि देखो, अगर ये दर्पण वस्तु के नजदीक है ना तो ये सीधी बनाएगा और बड़ी बनाएगा, और अगर दूर है तो ये छोटी बनाएगा और उल्टी बनाएगा। यानी कि ये तो सब तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। कोई आपसे पूछे कि भैया जी मुझे बनवाना है किसी वस्तु का छोटा भी प्रतिबिंब बनवाना है, बड़ा भी, तो कौन सा दर्पण लाऊं? आप कहोगे जी अवतल लाओ। तो अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? आप कहोगे ये बना सकता है छोटा छोटा, समानाकार और बड़ा। छोटा, समानाकार और बड़ा, यानी कि डिमिनिस्ड भी बना सकता है, ये सेम साइज का भी बना सकता है, और ये एन लार्ज भी बना सकता है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है। क्लियर? अच्छा, क्या आपसे पूछा जाए कि ये सीधा बना सकता है? आप कहोगे बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। सीधा सीधा बना सकता है। उल्टा बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। यानी कि देखो, सीधे का मतलब होता है इरेक्ट और उल्टे का मतलब होता है इनवर्टेड, कि ये सीधी इमेज भी बना सकता है और ये उल्टी इमेज भी बना सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बात हमेशा याद रखना आप, जैसे हमने पीछे लिखा था, एक सेकंड रुको, जैसे हमने पीछे लिखा कि समतल दर्पण हमेशा आभासी इमेज बनाता है। ठीक है, तो आभासी से दूसरी चीज क्या होगी? वास्तविक। या तो प्रतिबिंब आभासी हो सकता है या वास्तविक, या तो वर्चुअल होगा या रियल। अब एक जुगाड़ बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर कोई दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, जो आपकी इरेक्ट इमेज होती है ऑलवेज वर्चुअल होती है। सीधा हमेशा आभासी बनाता है, और अगर वो उल्टा भी बना रहा है तो उल्टी इमेज को हम हमेशा वास्तविक कहते हैं कि भैया ये वास्तविक इमेज है, यानी कि ये रियल इमेज है। यानी कि अवतल दर्पण दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। ये आभासी भी बना सकता है, ये वास्तविक भी बना सकता है, ये सीधा उल्टा बना सकता है, ये छोटा भी बना सकता है, समान आकार का भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। यानी सारे गुण विद्यमान है अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। और मैं एक जुगाड़ बताऊं आपको इस बात को याद रखने का। आप सोचो हों भी क्यों ना सारे गुण विद्यमान, क्योंकि ये कैसा है? अभिसारी प्रकृति का है, कन्वर्जिंग नेचर का है। कन्वर्जिंग नेचर का होने का मतलब ये लोगों के दिलों को मिलाता है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति लोगों को मिला के रख रहा है तो वो गुणीवान व्यक्ति है कि नहीं है? आप कहोगे उसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं यार। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अवतल दर्पण एक अच्छा दर्पण है, वो अभिसारी है, वो लोगों के दिलों को मिला के रखता है, इसलिए हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। आप याद करते रहो, सवाल में एक सवाल पूछूंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब देखो इसको ना हमें रटना नहीं पड़ रहा होगा उम्मीद है। फिर आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो एक काम करो ना, चम्मच तो है ही आपके पास। अब एक काम करो, जैसे ये चम्मच होगी आपके पास, उत्तल दर्पण का मतलब क्या है? उभरे हुए सिरे में देखना। तो आप ये मान लो, इसको पीछे कर दो और अब की बार इधर से देखो। अब देखो, जैसे मैं देखूं उत्तल दर्पण में, जल्दी सभी लो, कॉन्वेक्स मिरर उठाओ एक, उत्तल दर्पण उठाओ एक, और उसमें ना आप सबसे पहले तो अपने चेहरे के पास रखो। जैसे देखो मैं रख रहा हूं ना, तो मुझे इमेज छोटी नजर आ रही है। चलो देखते हैं जरा, क्या आपको इसमें देखो एलईडी जो है वो पूरी की पूरी नजर आ रही है? ये देखो इसमें, ये देखो पूरी एलईडी नजर आ गई ना। एलईडी अपने आकार से भी छोटी नजर आ रही है, एलईडी के पास जितना ले जाऊंगा उतना छोटा रहेगा। हाँ ये देखो, एलईडी पूरी नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? एलईडी इतनी सी थोड़ी है, एलईडी का इमेज छोटी बन रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि जरा जैसे अवतल दर्पण में आगे पीछे करने से इमेज का साइज चेंज हो रहा था, वो उल्टी उल्टी हो रही थी, क्या इसमें होता है? देख दे एक बार। देखो मैं इसमें अगर पीछे ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एलईडी क्या बड़ी हो रही है? नहीं। क्या छोटी हो रही है? नहीं। ऐसे ही साइज की दिख रही होगी आपको। और देखो सीधी की सीधी दिख रही है, ये मैं कह सकता हूं। यानी कि उत्तल दर्पण चाहे वस्तु को कहीं भी रखो, हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा हमेशा और हमेशा। आप खुद करके देख लो, तो आप कहोगे कि उत्तल दर्पण जो है ना वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आप कहोगे भैया जी ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑलवेज डिमिनिस्ड। ना ये समान आकार का बना सकता, ना ये छोटा बना सकता। अच्छा,
उसके साथ साथ ही हमेशा ही सीधा बनाता है, हमेशा सीधा, यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है। और देखो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अगर ये हमेशा सीधा बना रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये हमेशा आभासी भी बनाएगा, यानी कि ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इमेज ये बनाएगा। अब बताओ कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देखो, अगर आपने इतना समझ लिया तो यहां से मैं खड़ा खड़ा भी स्क्रीन पे 50 सवाल बना दूंगा, कम से कम 50 सवाल। लेकिन चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहले आप नोट करो और देखते हैं कि आप सवालों का जवाब देने लायक बनते हैं या नहीं। नोट हो गया हो, समझ में आ गया हो, समझना कुछ नहीं है, याद ही रखना है। और देखो समझना तो तब होता है जब मैं कोई फॉर्मूला लिखवाता, इक्वेशन लिखवाता। अब तो मैंने तुम्हें करके दिखाया है, तुमने करके देखा है, उसमें समझना क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तुमने देखा है, हाँ ऐसा होता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये तो कोई ना कहे कि समझ में नहीं आया। भाई कौशल जी, आप किसी डॉक्टर से मिलिएगा। ठीक है भाई बीरबल, ठीक है। वैसे तो देखो मैंने आपको ना हर एक टॉपिक के पीवाईक्यू करा दिए हैं, लेकिन जिन एक दो चैप्टर के नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से तो लास्ट के 2 चैप्टर्स के नहीं हुए हैं, 3 चैप्टर्स के, 2 चैप्टर लगाओ, इसको लगाओगे तो 3 हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नहीं हुए। वैसे मैंने आपको हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू कराए हैं, तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इन तीनों के पीवाईक्यू मैं आपको करा दूंगा, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा और लग जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर पहले आपके लिए शायद मुश्किल रहा हो, बट अभी आपको बढ़िया समझ में आ गया हो। ये आभासी के चक्कर में ना ज़्यादा मत पड़ो, उसको सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लो, क्योंकि अगर मैं समझाने वाली बात पे जाऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं समझाने को सारी चीज़ें समझा दूं, आपको भरोसा हो गया होगा कि हाँ मुझे आता है, लेकिन अगर मैं उसके समझाने पे जाऊंगा ना तो वो याद रखने से भी ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। तो जिन चीज़ों को मैं कहता हूँ ना सीधा याद रख लो, प्लीज़ उनको सीधा याद रख लिया करो, ये भरोसा करके कि समझाने वाले चक्कर में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और समझना, आपसे पेपर में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों होता है, आपसे सिर्फ पूछेगा ये है कि ये है, आप कह दोगे जी ये है, डायरेक्ट याद रख लो, है ना। चलो मेरी समझ में आ गया। अब देखिए एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बताओ हमेशा, हमेशा आप कहो हमेशा आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स ऑलवेज, फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं ना अच्छा सवाल है तो ध्यान से सुनना। ये ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ऑप्शन यहां लिखूंगा। ये होंगे 4 ऑप्शन, इनमें से चुनना, ए बी सी डी में से। अभी ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी तो मैं इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर रहा हूं। समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सेकंड है अवतल दर्पण। ये ऑप्शन नहीं है, यहां से आंसर मत करना, आंसर वहां से करना जब बताऊंगा। अभी कॉनकेव मिरर। थर्ड है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहां मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से मुझे चुन के बताना। देखो मैं बोलता हूं फर्स्ट एंड सेकंड, या मैं बोलता हूं फर्स्ट एंड थर्ड, या मैं बोलता हूं सेकंड एंड थर्ड, या मैं बोलता हूं सेकंड एंड और कौन सा ऑप्शन कॉम्बिनेशन बन सकता है। फर्स्ट थर्ड का हो गया, सेकंड थर्ड का हो गया, फर्स्ट सेकंड का भी होगा। ठीक है, 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, नोटा लिख दो, नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक ही आंसर करने लगे ना, मैंने मना किया था ना, यहां से आंसर मत करना है, आंसर नहीं है तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, आंसर ये है, ऑप्शन से है ए बी सी डी। बताओ भाई जल्दी से कि हाँ भैया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब समझो इस बात को कि हमेशा आभासी कौन बनाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में हमेशा आभासी, ये मत कहना कि आभासी बना सकता, हमेशा किसी भी स्थिति में हमेशा आभासी कौन बनाएगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो समतल दर्पण है ना, ये हमेशा ही आभासी बनाता है।
अगर हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे तो ये तो दोनों तरह का बना सकता है। मैं कह रहा हूँ हमेशा, तो हमेशा आभासी कौन बनाता है? हमेशा आभासी उत्तल दर्पण बनाता है या समतल दर्पण बनाता है? दोनों तरह के बनाते हैं। तो उत्तल और समतल, यानी कि उत्तल और समतल, यानी प्लेन और कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बी आंसर ऑप्शन लगा रहे हैं वो चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो दोनों तरह के बना सकता है, हमेशा थोड़ी बनाएगा। अगर वस्तु नजदीक रहेगी तो हो सकता है ये आभासी बनाए, दूर ले जाओ वास्तविक बनाए। ये हमेशा नहीं बनाएगा, हमेशा तो फिर ये बनाते हैं। तो अगर सवाल बहुत गहरा पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, और ऐसे सवाल का वो भाई बहन आंसर करेंगे जिनको बहुत जबरदस्त वाली नॉलेज है। पिछली स्लाइड एक बार और देखिए। लो भाई, अगर आप कह रहे हैं देखिए तो मैंने तो देख ली, अगर आप कह रहे हैं दिखाइए तो आप देख लो, कर लो नोट जो जहां रह गया है। चलो भाई ठीक है, सही है। अब देखो, आपसे पूछे जाएंगे इनके, नोट हो गया होगा, आपसे पूछे जाएंगे इनके उपयोग क्या है, इनके यूज बताओ दोनों के, इनके उपयोग बताओ, इनके यूज बताओ। तो देखिए भाई, मुझे बताओ किसी भी वस्तु का उपयोग उसके गुणों के आधार पर ही तो होता है। जैसे मान के चलो कि तुमने एक स्कूल खोला और उसमें तुम्हें दो तरह के आदमी लेने हैं, एक लेना है गार्ड और एक लेना है प्रिंसिपल। तो दो लोग आए कि जी मुझे नौकरी पर रख लो। तुमने पूछा उससे, दो लोग आए, उनसे पूछा हाँ तुम्हारी योग्यता क्या है? इसने कहा 10वीं हूँ जी, मैं तो 10वीं पास हूँ। या मैं अनपढ़ हूँ? इसने कहा जी मैं तो पीएचडी हूँ। तो बोलो, क्या तुम अनपढ़ को प्रिंसिपल बना दोगे और पीएचडी वाले को तुम गेट कीपर बनाओगे, यानी गार्ड बनाओगे? नहीं भाई, जिसकी जैसी योग्यता है वैसा ही तो बनाओगे। पीएचडी वाले को प्रिंसिपल बनाओगे डेफिनेटली, और उसको गार्ड बनाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जिस चीज़ से हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही उसके गुण होने चाहिए। अब एक बात बताओ, जैसे वाहनों में जो पीछे की साइडों को देखने के लिए दर्पण लगा होता है साइड में, कोई भी वाहन उठाओ आप, आपकी उस दर्पण से क्या चाहत होती है? पहला ऑप्शन, क्या आप ये चाहते हैं कि मान लो कोई ट्रक बहुत पीछे है तो वो छोटा दिखे, और वो नज़दीक आए तो वो समान आकार का या बड़ा दिखे? अगर वो समान आकार या बड़ा बड़ा दिखेगा तो छोटे से दर्पण में दिखेगा ही नहीं आपको, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ट्रक है कहाँ। या आप ऐसा चाहते हो कि पीछे रहे तो छोटा रहे और नज़दीक आके बड़ा बन जाए? नहीं। या पीछे रहे तो सीधा रहे, नज़दीक आके उल्टा हो जाए? नहीं। मेरे हिसाब से शायद आप ये चाहते हो कि भैया ट्रक चाहे जहां भी रहे, दर्पण तुम उसका छोटा प्रतिबिंब बनाना और सीधा बनाना। तो बताओ, वस्तु चाहे जहां भी रहे लेकिन हमेशा सीधा और हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण ही तो बनाता है। तो आप कहोगे जी भैया उत्तल दर्पण का जैसा गुण है वैसे उसके उपयोग हैं। तो उपयोग देखो एक उत्तल दर्पण के, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उपयोग है वाहनों में। अगर आप ये आज तक रटते आए हैं तो आपने गलत रटा है कि वाहनों में, पूरा रटो। आप कहो वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, पूरा रटो, वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, यानी कि इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। ठीक है, वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में। अब भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? वाहनों में रटना गलत है, क्योंकि वाहनों में दोनों तरह के दर्पण है। वाहनों में अवतल भी है, उत्तल भी है। भैया जी वाहनों में अवतल कहाँ है? सुनो, आप यहाँ हेडिंग डालो, उपयोग देखो अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण मैं पहले वाहनों में ही दिखाता हूँ आपको। कॉनकेव मिरर, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ। आ जाओ भाई, कॉनकेव हेडलाइट, कॉनकेव हेडलाइट इन इन व्हीकल्स। देखते हैं एक बार, देखो। हाँ हाँ हाँ, कोई भी अच्छा सा एग्जाम देख लो, डायग्राम ये देख लो। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये वाहन की हेडलाइट है, ठीक। अब वाहन की हेडलाइट में आप देखते होंगे ये बल्ब लगा है और ये लगा है एक लेंस। ये तो लेंस है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो लेंस है जिससे रोशनी बाहर निकलेगी। अंदर की तरफ आप देखो जो सिल्वर कलर का है, ये इस शेप का लगा हुआ है, इस शेप का है कि नहीं है? तो ये कौन सी शेप है? ये कॉनकेव शेप ही तो है, ये अवतल शेप ही तो है। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, देखो वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण, और वाहनों की हेडलाइट पूछे, अगर अगर पूछे वाहनों में हेडलाइट में,
अब देखो वाहनों में तो दोनों है ना, वाहनों में अच्छे से याद रखो हेडलाइट में, ठीक है, इन व्हीकल्स एज हेडलाइट, इन व्हीकल्स हेडलाइट लिख लो, इन व्हीकल्स हेडलाइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, इसका है एक उपयोग, इसके हैं 6 उपयोग, आपको इसके याद ही नहीं रखने, आपको सिर्फ उसका याद रखना है। आप कहो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में होता है, रियर व्यू मिरर के रूप में होता है, कहानी खत्म। बाकी किसी भी चीज का उपयोग पूछे सब अवतल दर्पण के नाम कर देना, चाहे वाहनों में हेडलाइट में पूछे, चाहे आपसे टॉर्च में पूछे, अब बार बार मत पूछना टॉर्च में कहाँ होता है, चाहे आपसे कहे सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में यानी कि आपके माइक्रोस्कोप में, अब सुनो, चाहे आपसे कहे ब्यूटी पार्लर में, चाहे आपसे कहे ब्यूटी पार्लर, और ये तो देखो इंग्लिश हिंदी एक में ही होगा ना, इसकी हिंदी मत पूछना, मुझे खुद नहीं पता, ब्यूटी पार्लर ही ऑप्शन में मिलेगा, ब्यूटी पार्लर, पार्लर सॉरी, या सलून, जहां आप अपनी शेविंग वगैरह कराने जाते हैं। अब तुम कहोगे जी सलून में कहाँ होता है, भैया मैं तो अपने नाई के यहाँ जाऊँ दाढ़ी बनवाने बाल कटवाने, वाको तो मुँह प्लेन ही मिरर लगे है, क्योंकि अगर अवतल दर्पण होता तो आपकी शक्ल छोटी या बड़ी दिखती। दरअसल जिम में भी होते हैं ये मिरर, लेकिन कहाँ क्यों होते हैं पहले ये देखो, देखो खैर लड़कों का तो चलो वैसे भी चल जाता है, भाई क्या करेंगे लड़के, ज़्यादा से ज़्यादा दाढ़ी बनवा लेंगे बाल कटवा लेंगे, वो भी आंख बंद करके बैठ जाएंगे, भैया तुझे जैसे बनाने अपने हिसाब से बना ले। बहुत सारे लोग तो ये भी कह देते हैं, वो पूछता है जी कैसे बनाऊं, भैया अपने हिसाब से बना दे, आंख तब खोलेंगे जब सारा काम हो चुका होगा, ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया है। फिर वो सलून वाला जरूर ये पूछता है मसाज कर दूं, पूछता है कि नहीं, वो कहता है अरे भैया तू मसाज वसाज अपने पास रख, मेरे जेब में 35-40 रुपए हैं, इन्हें रख, खत्म कहानी। लेकिन अगर दीदी लोग की बात करें तो दीदी लोग का तो भाई बड़ा प्रिसाइज काम होना चाहिए, जैसे उनका तो मतलब नए नए काम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है पलकों पे भी मेकअप होता है, यहाँ अबे भाई यहाँ क्या जरूरत है, और यहाँ भी इतना प्रिसाइज होना चाहिए, वो आईब्रो वगैरह सेट होनी चाहिए तो वो बिल्कुल प्रिसाइजली होनी चाहिए। अब भैया ये प्रिसाइज काम कैसे हो, जब ये इमेज थोड़ी सी बड़ी बने तभी तो दिखेगा। तो आपके चेहरे को बड़ा देखने के लिए, ताकि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखें, आईब्रो वगैरह सही से सेट हो पाए, ये इस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हल्के फुल्के सैलून में ये चीज़ यूज़ नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ 30-40 रुपए दाढ़ी सेविंग के मिला के लेते होंगे वहाँ नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगे आपको जहाँ पे 400-600 रुपये लिए जाते हैं, क्योंकि ये दर्पण महंगे होते हैं। तो सैलून में यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे जहाँ जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ गाँव वाली से तुम होंगे ज़्यादातर बच्चे, वहाँ नहीं यूज़ होते हैं। वहाँ तो भैया नाई का 35-40 रुपये लेगा, वो समतल दर्पण ही में दिखाएगा तुम्हारा थोबड़ा, जैसा है वैसा दिखाएगा। लेकिन आप थोड़े महंगे वाले में चले जाएंगे जहाँ 400-600 लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे दर्पण मिलेंगे जिनमें आपका चेहरा बड़ा बड़ा नजर आएगा, ब्यूटी पार्लर्स में ऐसा ऐसा नजर आएगा। तो आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए होता है। देखो कई जगहों पे प्रतिबिंब छोटा देखने के लिए होता है, और कई जगहों पे प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए होता है। मैं तो कहूँगा इनको याद ही मत रखो, आप इसको याद रखो, इसके अलावा बाकी सारे अवतल दर्पण के हैं, कौन के मिरर के हैं, बोलो समझ आया। हाँ, आपको ऐसी बातों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन मेरी कोई बात गलत नहीं है, लड़के 35-40 रुपए से ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पे। और लड़की लोगों का, दीदी लोगों का मेकअप, अगर भाई एक बार उस कुर्सी पे बैठ जाएं तो 2-4 हज़ार ठंडे करवा के उठती हैं। अभी मेरे एक दोस्त की बहन की शादी हुई थी, तो मेरा अच्छा ना जाना था उनके यहाँ, तो वो मेकअप करा के आई। अब थोड़ा उनका पेमेंट वगैरह का मैं ही देख रहा था, उन्होंने पैसे वाला डिपार्टमेंट मुझे ही दे दिया, तो उन्होंने कहा भैया 40,000 रुपये कर दो। मैंने कहा 40,000 किस बात की, कि उनका मेकअप हुआ है बहन जी का। मैंने कहा भाई साहब 40,000 रुपये का मेकअप, और मज़े की बात सुबह सब कुछ तो धुल जाना है, सोचो। मैं कहूँगा बहन जी, मैंने उनसे पूछा जब तुम इस पे पानी मार रही होगी आंखों पे या चेहरे पे, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएंगी, कि देखो 10,000 धुल गए, फिर ठीक है, फिर दूसरी बार पानी मारा 20,000 धुल गए, तीसरी बार 30,000 धुल गए, चौथी बार गए 40,000। मतलब मैं तो सोच के अचंभे में रह गया भाई। मैंने तो कहा कि इससे अच्छा तुम एक काम कर लो, देखो जिस आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है भाई उसके साथ जिंदगी भर रहना है, एक दिन अच्छा बन के क्या ही दिखाना है उसको। और अगर तुम ये चाहोगे मुझे दुनिया को दिखाना है, तो दुनिया तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है, 2-3 दिन बाद सब भूल जाते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई उनका नाम था राखी, कि राखी बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे कोई थोड़ी कहेगा। तो 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे, खत्म कहानी हो गई। एक एल्बम बन जाएगी, उसको 2-4 दिन तो सब शौक शौक में देखते हैं, फिर कोई उसको कहीं नहीं देखता है। तो भाई मैं तो कह रहा था उनसे कि 40,000 की जगह 20,000 खर्च करो, उन 20,000 को किसी, भाई बहुत सारे जरूरतमंद है उसको दान कर दो, आप देखो कितनी आपको खुशी मिलेगी। लेकिन भाई लड़की लोगों के सामने ज्ञान देना बिल्कुल बेकार है। चलो ये सब खैर हंसी मजाक की बातें हैं। तो देखो भैया यहाँ तक हो गए आपके दर्पण यानी कि मिरर, है ना। अब हमारे बचे हुए हैं लेंस, अभी लेंस पढ़ेंगे हम।
और लेंस पढ़ेंगे कल। देखो आज जो मैंने आपको घटना पढ़ाई है परावर्तन, हमें कुल 6 घटनाएं पढ़नी है, जिनमें से एक हमने पढ़ ली है, बाकी एक कल पढ़ेंगे लेंस। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिसको दर्पण क्लियर है, जिसको मिरर क्लियर है, उसको उसको लेंस ऐसे क्लियर है। क्यों? क्योंकि पता है मैं कल क्या कहूंगा कि उत्तल दर्पण का उल्टा अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल दर्पण होता है, यानी दर्पण और लेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखो, जिसको सीधा पता है उसी को तो उल्टा पता लगेगा, यानी जिसको दर्पण आते हैं उसको लेंस कुछ नहीं है। लेंस 15-20 मिनट का टॉपिक है, कहानी खत्म। जितना आज हमने 1 घंटा इसको सीखने में लगाया ना, कल लेंस में नहीं लगाएंगे। लेंस टक से 15 मिनट में खत्म, क्योंकि उल्टा उल्टा है सब कुछ। भाई वो अभिसारी अपसारी कौन होते हैं, उल्टे कर लो, अभी से आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसको ना अच्छे से रिवाइज करके आना। जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको कोशिश करी है ट्रिक से याद कराने की, उनको यहाँ याद करके आना फिंगर टिप्स पर। मैं पूछूँ अपसारी कौन है, अवसारी कौन है, तो आप ये बता देना कि हाँ भैया ये होता है, टक से सोचना मत, है ना। तो आपको लेंस बहुत अच्छे से कल समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से रिवाइज करके आना, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।